इतिहास के पन्नों में कुछ तिथियां स्याही से नहीं बल्कि रक्त और आंसुओं से लिखी जाती हैं। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी ही तारीख थी। एक ओर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का उत्साह था, तो दूसरी ओर विभाजन की विभीषिका ने भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट रही थीं, लेकिन उस स्वतंत्रता की कीमत लाखों निर्दोषों के खून से चुकाई जा रही थी। शरणार्थियों के काफिले, जलते हुए गांव और टूटे हुए परिवारों की चीखें उस नए भारत के स्वागत गान में एक करुण स्वर घोल रही थीं। किंतु इस जश्न और मातम के बीच एक और खतरा भारत के अस्तित्व पर एक काली छाया की तरह मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो शायद विभाजन से भी अधिक भयानक और दूरगामी हो सकता था। वह खतरा था भारत का बाल्कनीकरण। अंग्रेजों ने जाते जाते 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से एक ऐसी विषैली विरासत छोड़ी थी जिसने 565 से अधिक देशी रियासतों को यह विकल्प दे दिया था कि वे चाहें तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र रहें। यह ब्रिटिश कूटनीति का अंतिम वार था, जिसका उद्देश्य था उपमहाद्वीप को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देना। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जिसके पेट में सैकड़ों छोटे छोटे स्वतंत्र देश हों। कहीं हैदराबाद जैसा विशाल राज्य जो भारत के दिल में एक अलग देश पाकिस्तान के प्रभाव में बनना चाहता था, तो कहीं जूनागढ़ और त्रावणकोर जैसे राज्य जो अपनी अलग संप्रभुता और समुद्री व्यापार के सपने देख रहे थे। यदि इन रियासतों का एकीकरण न होता तो आज का भारत मानचित्र पर एक सुगठित देश नहीं बल्कि अराजकता का एक द्वीप समूह होता, जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़ती। इस घोर संकट के समय में जब देश का भविष्य अधर में लटका था और कई भविष्यवक्ता भारत के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, एक व्यक्ति चट्टान बनकर खड़ा हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर कठोरता की लकीरें थीं, लेकिन दिल में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उबल रहा था। वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा शक्ति के लोहे और कूटनीति की बारीकियों से भारत के मानचित्र को एक सूत्र में पिरोया। यह कहानी उसी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। नडियाद के धूल भरे खेतों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक और रियासतों के महलों से लेकर सोमनाथ के ध्वंस तक, यह गाथा केवल एक राजनेता की नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्र निर्माता की है जिसने इतिहास को केवल देखा नहीं बल्कि अपने हाथों से अपनी शर्तों पर गढ़ा। सरदार पटेल का व्यक्तित्व किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था। यह पीढ़ियों के संस्कार, कठोर परिश्रम और संघर्ष की भट्ठी में तपकर निखरा था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था, जो उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव करमसद था, जो पाटीदार समुदाय के स्वाभिमान और जुझारूपन के लिए जाना जाता था। पाटीदार जो मूल रूप से किसान थे, अपनी मेहनत और भूमि के प्रति लगाव के लिए प्रसिद्ध थे। वल्लभ भाई का परिवार लेउवा पाटीदार समुदाय से था। उनके पिता जवेर भाई पटेल देखने में एक साधारण किसान लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। वे स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे, लेकिन साथ ही एक योद्धा का हृदय रखते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जवेर भाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। यह माना जाता है कि वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल थे और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरे थे। जब विद्रोह को कुचल दिया गया तो उन्हें इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर द्वारा बंदी बना लिया गया था। हालांकि जवेर भाई केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे शतरंज के भी माहिर खिलाड़ी थे। जेल में उनकी शतरंज की निपुणता ने होलकर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने जवेर भाई को रिहा कर दिया। पिता की यह वीरता, देशभक्ति और रणनीतिक सोच वल्लभ भाई को विरासत में मिली थी। बचपन से ही वल्लभ भाई में एक अद्भुत निडरता और शारीरिक पीड़ा को सहन करने की क्षमता थी। वे उन बालकों में से नहीं थे जो छोटी मोटी चोट पर रोने लगे। उनके चरित्र की इस लौह दृढ़ता को दर्शाने वाला एक प्रसिद्ध किस्सा आज भी गुजरात के गांवों में बुजुर्गों द्वारा सुनाया जाता है। बचपन में एक बार उनकी कांख आर्मपिट में एक दर्दनाक फोड़ा हो गया। उस समय ग्रामीण भारत में एंटीबायोटिक्स नहीं थे। फोड़े को ठीक करने का एक प्रचलित और क्रूर तरीका था उसे गर्म लोहे की सलाख से दागना। बालक वल्लभ भाई को एक स्थानीय वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने लोहे की छड़ को आग में तपाकर लाल कर दिया, लेकिन जब उसने नन्हे वल्लभ की कोमल त्वचा और मासूम चेहरे को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वह एक बच्चे को इतनी भयानक पीड़ा देने में संकोच कर रहा था। वैद्य की हिचकिचाहट और देरी देखकर बालक वल्लभ भाई झुंझला गया। दर्द के बावजूद उसने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए वैद्य से कहा, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लोहा ठंडा हो जाएगा, जल्दी कीजिए, फोड़े को दाग दीजिए। जब वैद्य फिर भी सहमा रहा और हिम्मत नहीं जुटा पाया
तो उस बालक ने बिना एक पल गंवाए खुद वह धकती हुई लाल सलाख उठाई और बिना पलक झपकाए उसे अपने फोड़े पर जोर से दाग दिया। मांस जलने की गंध और छन की आवाज के साथ धुआं उठा। देखने वाले सन्न रह गए। कुछ ने चीख निकल गई, लेकिन वल्लभ भाई के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आई। यह घटना उस लौह पुरुष की पहली झलक थी जो आगे चलकर पूरे भारत के नासूरों को बिना हाथ कांपे ठीक करने वाला था। स्कूली शिक्षा के दौरान भी उनकी विद्रोही प्रकृति सामने आई। वे पेटलाद और बाद में नडियाद के हाई स्कूल में पढ़े। नडियाद हाई स्कूल में एक शिक्षक छात्रों को अनिवार्य रूप से अपनी ही दुकान से किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर करते थे। जो छात्र बाहर से किताबें लाते उन्हें कक्षा में अपमानित किया जाता या डंडे से पीटा जाता। किशोर वल्लभ भाई को यह अन्याय और भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं था। उन्होंने छात्रों को संगठित किया और एक सफल हड़ताल का नेतृत्व किया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। 6 दिनों तक स्कूल बंद रहा। वल्लभ भाई और उनके साथियों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी छात्र कक्षा में न जाए। अंततः स्कूल प्रशासन और उस शिक्षक को झुकना पड़ा और अपनी मनमानी बंद करनी पड़ी। यह वल्लभ भाई का पहला सत्याग्रह था। गांधी जी से मिलने के दशकों पहले यह घटना दर्शाती है कि संगठन कौशल और अन्याय के प्रति प्रतिरोध उनके स्वभाव का मूल हिस्सा था। वल्लभ भाई की महत्वाकांक्षा केवल किसान बनकर खेतों में जीवन 2023 बिताने की नहीं थी। वे जानते थे कि ब्रिटिश राज में न्याय और शक्ति की भाषा कानून है। वे बैरिस्टर बनना चाहते थे। उस समय वकालत का पेशा प्रतिष्ठा, बुद्धि और अंग्रेजों से आंख मिलाकर बात करने का माध्यम था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें सीधे इंग्लैंड भेजा जा सके। अपनी अदम्य जिजीविषा के बल पर उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट प्लीडर की परीक्षा पास की और गोधरा और बाद में बोरसद में वकालत शुरू की। एक फौजदारी वकील, क्रिमिनल लॉयर के रूप में उनकी ख्याति तेजी से फैली। उनकी जिरह करने की शैली आक्रामक, तार्किक और सटीक थी। पुलिस वाले और गवाह उनकी पैनी नजरों और तीखे सवालों से घबराते थे। बोरसद में वकालत करते हुए उन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन उनका लक्ष्य धन संग्रह नहीं था। लक्ष्य था इंग्लैंड जाने के लिए पर्याप्त पैसे जमा करना। उन्होंने पाई पाई जोड़कर रात दिन एक करके इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जमा किए। अपनी यात्रा की पूरी तैयारी की, पासपोर्ट बनवाया, जहाज का टिकट बुक किया। लेकिन यहाँ भाग्य ने उनके धैर्य की एक और परीक्षा ली। जब पासपोर्ट और टिकट डाक से घर आया तो उस पर नाम लिखा था वीजे पटेल। विडंबना यह थी कि उनके बड़े भाई विट्ठल भाई जवेर भाई पटेल और वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल दोनों के नाम के इनिशियल्स समान थे। विट्ठल भाई पटेल भी बैरिस्टर बनने का सपना देखते थे, लेकिन छोटे भाई की तरह सफल नहीं हो पाए थे। जब लिफाफा आया तो विट्ठल भाई ने उसे अपना समझा, लेकिन अंदर की तैयारी वल्लभ भाई की थी। विट्ठल भाई ने छोटे भाई के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने सामाजिक मर्यादा का हवाला देते हुए कहा कि अगर छोटा भाई बड़े भाई से पहले विदेश चला जाएगा तो समाज में उनकी, विट्ठल भाई की, बदनामी होगी कि बड़ा भाई यहीं रह गया और छोटा आगे निकल गया। वल्लभ भाई के पास 2 विकल्प थे, अपने वर्षों के संघर्ष और सपने को चुनना या भाई का सम्मान। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना पासपोर्ट, टिकट और जमा किए हुए पैसे अपने बड़े भाई को दे दिए और अपनी विदेश यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने न केवल अपना सपना टाला बल्कि भाई का खर्च उठाने का जिम्मा भी लिया। यह त्याग उनके चरित्र की विशालता और भारतीय मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था। 1909 का वर्ष वल्लभ भाई के जीवन में एक व्यक्तिगत त्रासदी लेकर आया, जिसने उनकी भावनाओं पर उनके नियंत्रण को और भी स्पष्ट कर दिया, जिससे दुनिया दंग रह गई। उस समय वे 33 वर्ष के थे। उनकी पत्नी जवेरबा बंबई, अब मुंबई के कामा अस्पताल में पेट की एक गंभीर बीमारी, संभवतः आंतों में रुकावट या कैंसर का इलाज करा रही थी। डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी। वल्लभ भाई उस समय आनंद की अदालत में एक हत्या के मुकदमे में एक मुवक्किल की रक्षा कर रहे थे। यह एक हाई प्रोफाइल केस था और किसी की जान दांव पर लगी थी। अदालत में कार्यवाही चल रही थी। वल्लभ भाई एक प्रमुख पुलिस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था। तभी एक कोर्ट अर्दली ने दबे पांव आकर उन्हें एक टेलीग्राम थमाया। वल्लभ भाई ने एक पल के लिए जिरह रोकी, तार खोला, उसे पढ़ा और चुपचाप मोड़कर अपनी कोट की जेब में रख लिया। उनके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं फड़की, न ही माथे पर पसीने की बूंद आई। उन्होंने वापस गवाह की ओर देखा और जिरह जारी रखी। उन्होंने अपनी दलीलों और तीखे सवालों से गवाह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अंततः वे मुकदमा जीत गए। जब अदालत की कार्यवाही समाप्त हुई और वे अपनी किताबें समेट रहे थे, तब साथी वकीलों ने मजाक में या उत्सुकतावश उनसे उस तार के बारे में पूछा। तब उन्होंने बहुत ही शांत और संयत स्वर में कहा, मेरी पत्नी का अभी अभी देहांत हो गया है।
यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। जज से लेकर साथी वकील तक किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति ने अभी इतनी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता से बहस की, वह अंदर से इतना गहरा दुख झेल रहा था। पत्नी की मृत्यु का समाचार पाकर भी अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्य से विचलित न होना यह दर्शाता था कि वल्लभ भाई ने अपने भावनाओं को किस हद तक स्थित प्रज्ञ की तरह वश में कर लिया था। उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया, हालांकि उन पर परिवार का बहुत दबाव था। उन्होंने अपने बच्चों, मणिबेन और डाहिया भाई को परिवार की मदद से पाला और खुद को काम में झोंक दिया। अंततः 36 वर्ष की आयु में जब उन्होंने विट्ठल भाई की वापसी के बाद दोबारा पैसे जमा किए, वे इंग्लैंड गए। वहां मिडिल टेम्पल में दाखिला लिया। उनकी मेहनत का आलम यह था कि लाइब्रेरी खुलते ही वे अंदर जाते और बंद होने पर ही बाहर आते। उन्होंने 36 महीने का कोर्स केवल 30 महीनों में पूरा किया, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 50 पाउंड का इनाम भी जीता। 1913 में वे एक बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। उस समय वे पूरी तरह से पश्चिमी रंग ढंग में रंगे हुए थे। सूट बूट पहनते थे, फर वाली टोपी लगाते थे, सिगार पीते थे और अहमदाबाद के प्रतिष्ठित गुजरात क्लब में शाम को ब्रिज, ताश खेलने के शौकीन थे। एक सफल बैरिस्टर के रूप में उनकी फीस बहुत ऊंची थी और वे एक रईस की जिंदगी जी रहे थे। राजनीति या खादी से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इतिहास ने करवट ली जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी की ख्याति उनसे पहले भारत पहुंच चुकी थी, लेकिन अहमदाबाद के कुलीन वर्ग, जिसमें वल्लभ भाई शामिल थे, उन्हें एक सनकी या आदर्शवादी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। वल्लभ भाई अक्सर गुजरात क्लब में ताश खेलते हुए गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों जैसी क्रूर और शक्तिशाली सत्ता के खिलाफ चरखा कातना और उपवास करना बच्चों का खेल है। वे कहते थे, गांधी जी पूछेंगे कि क्या आप सूत कातना जानते हैं, और अगर जवाब ना में हुआ तो वे कहेंगे कि देश की आजादी के लिए तुम बेकार हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1917 में बोरसद में एक भाषण के दौरान और बाद में गोधरा में आयोजित गुजरात पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में वल्लभ भाई का गांधी जी से सीधा सामना हुआ। गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस में जो बातें कहीं वे किताबी नहीं थीं, वे व्यावहारिक थीं और उनमें एक अजीब सी निडरता थी। उन्होंने चंपारण में जो किया था वह कोई भाषण नहीं बल्कि एक सफल प्रयोग था। वकील की पैनी नजर ने भांप लिया कि यह दुबला पतला व्यक्ति केवल बातें नहीं करता, बल्कि इसके पास अंग्रेजों को झुकाने का एक ऐसा हथियार है जिसे अभी तक किसी ने आजमाया नहीं है, जनता का नैतिक बल। यह हृदय परिवर्तन का क्षण था। वल्लभ भाई पटेल ने एक झटके में अपनी चलती हुई लाखों की वकालत छोड़ दी, अपने कीमती विलायती सूट और सिगार जला दिए और साधारण धोती कुर्ता अपना लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के चरणों में और भारत की सेवा में समर्पित कर दिया। गांधी जी ने बाद में कहा था, वल्लभ भाई को पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी ढाल मिल गई हो। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और अकाल की स्थिति थी। ब्रिटिश कानून लैंड रेवेन्यू कोड के अनुसार यदि फसल सामान्य से 25% से कम हो तो लगान टैक्स माफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी और उनके भारतीय एजेंट किसानों से जबरन पूरा लगान वसूलने पर तुले थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, लेकिन वे खुद चंपारण और अन्य कार्यों में व्यस्त थे। उन्हें एक ऐसे सेनापति की जरूरत थी जो गुजरात की मिट्टी को जानता हो और किसानों की भाषा बोल सके। वल्लभ भाई ने यह चुनौती स्वीकार की। यह उनका पहला बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने खेड़ा के गांव-गांव का दौरा किया। वे किसानों के घर गए, उनके साथ बैठे और उन्हें समझाया कि डरना छोड़ो। उन्होंने किसानों से शपथ पत्र भरवाए कि वे लगान नहीं देंगे, चाहे सरकार उनकी जमीन जब्त कर ले। सरकार ने दमन चक्र चलाया। किसानों के मवेशी, बर्तन और यहाँ तक कि घर का अनाज भी जब्त किया जाने लगा। लेकिन पटेल के नेतृत्व में किसान चट्टान की तरह अड़े रहे। पटेल ने उन्हें सिखाया कि सरकार तुम्हारा सब कुछ ले सकती है, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान नहीं ले सकती। 3 महीने के संघर्ष के बाद सरकार को झुकना पड़ा। गुप्त रूप से आदेश जारी किए गए कि केवल उन किसानों से लगान लिया जाए जो देने में सक्षम है और बाकी का माफ कर दिया जाए। ये एक बड़ी जीत थी। इसके बाद 1923 में बोरसद में जब सरकार ने वहां की जनता पर हादिया कर, एक दंडात्मक कर जो डकैतों की गतिविधियों के नाम पर लगाया गया था, थोपा, तो पटेल ने फिर से मोर्चा संभाला। उन्होंने सबूतों के साथ साबित किया कि पुलिस और डकैतों की मिली भगत है। सरकार को शर्मिंदा होकर कर वापस लेना पड़ा। इन आंदोलनों ने वल्लभ भाई को गुजरात के निर्विवाद जननेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन जिस आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय पटल पर एक महानायक के रूप में स्थापित किया और उन्हें सरदार की अमर उपाधि दी,
वह था 1928 का बारडोली सत्याग्रह। सूरत जिले के बारडोली तालुक में ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी तर्क के भू राजस्व में 22% की भारी वृद्धि कर दी। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई जब कपास की कीमतें गिर रही थीं। किसान गांधी जी के पास गए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें वल्लभ भाई के पास भेजा। वल्लभ भाई ने नेतृत्व स्वीकार करने से पहले किसानों की कड़ी परीक्षा ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी, मैं तुम्हें मीठे सपने नहीं दिखाऊंगा। ये लड़ाई बहुत कठिन होगी। सरकार तुम्हारी जमीन नीलाम कर देगी, तुम्हारे मवेशी ले जाएगी, तुम्हें जेल में डाल देगी। हो सकता है तुम्हारी फसल खेतों में ही सड़ जाए। क्या तुम ये सब सहने को तैयार हो? किसानों ने एक स्वर में हामी भरी। वल्लभ भाई ने बारडोली को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। उन्होंने पूरे ताल्लुक को 13 छावनियों में बांटा और हर छावनी में अपने विश्वास पात्र सेनापति नियुक्त किए। उन्होंने एक खुफिया नेटवर्क तैयार किया जो उन्हें सरकारी अधिकारियों की हर हरकत की खबर देता था। हाँ, पटेल के भाषण किसानों के लिए संजीवनी बूटी थे। वे कहते थे, शेर बनकर जियो और अगर मरना ही है तो वीरों की तरह मरो। सरकार की लाठियां और जेलें तुम्हारी आत्मा को नहीं तोड़ सकती। उन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ा। सरकार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पठानों को वसूली के लिए लगाया गया। भैंसों को जब्त करके उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। घरों की कुर्की की गई, लेकिन एक भी किसान ने लगान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब सरकार ने जब्त की गई जमीनों को नीलाम करने की कोशिश की तो पूरे गुजरात और बंबई से कोई खरीदार नहीं मिला। पटेल के सामाजिक बहिष्कार के अस्त्र ने सरकार के समर्थकों को समाज से काट दिया। महीनों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की अकड़ ढीली पड़ी। मामला ब्रिटिश संसद तक गूंजा। अंततः सरकार को एक न्यायिक जांच आयोग गठित करना पड़ा। आयोग ने पाया कि कर वृद्धि अनुचित थी और उसे 22% से घटाकर मात्र 6.03% कर दिया गया। जब्त की गई जमीनें और मवेशी वापस किए गए। यह जीत अभूतपूर्व थी। इस आंदोलन की सफलता पर बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा। गांधी जी ने भी सार्वजनिक रूप से उन्हें सरदार कहकर संबोधित किया और तब से वे केवल वल्लभ भाई नहीं बल्कि पूरे भारत के सरदार पटेल बन गए। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि अहिंसा और संगठन शक्ति के सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी नतमस्तक हो सकता है। फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जश्न के साथ साथ एक भयावह वास्तविकता भी सामने खड़ी थी। भारत एक देश नहीं बल्कि एक पहेली था। ब्रिटिश भारत के साथ साथ 565 देशी रियासतें थीं, जो कुल भूभाग का 48% और जनसंख्या का 28% थीं। स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने पैरामाउंट सी व सर्वोच्च सत्ता समाप्त कर दी थी, जिसका कानूनी अर्थ यह था कि ये राजा अब तकनीकी रूप से स्वतंत्र थे और अपनी मर्जी के मालिक थे। वे भारत या पाकिस्तान में मिल सकते थे या अकेले रह सकते थे। सरदार पटेल, जो अब स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और रियासती विभाग स्टेट्स डिपार्टमेंट के मंत्री थे, के कंधों पर इतिहास का सबसे भारी बोझ आ पड़ा। यदि वे असफल होते तो भारत बाल्कन देशों की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। वीपी मेनन, चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी इस असंभव कार्य के लिए सरदार ने आईसीडोस रेस अधिकारी वीपी मेनन को अपना सचिव चुना। यह एक अद्भुत जोड़ी थी। सरदार की राजनीतिक दूरदर्शिता और फौलादी इरादे और मेनन की प्रशासनिक कुशलता और संवैधानिक ज्ञान। मेनन ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा तैयार किया, जिसके तहत राजाओं को केवल 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत सरकार को सौंपना था। बाकी मामलों में उनकी स्वायत्तता बनी रहनी थी। सरदार की रणनीति साम दाम दंड भेद की थी। उन्होंने राजाओं को प्रिवी पर्स, शाही भत्ता और मान सम्मान का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि उन्होंने जनता की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की तो परिणाम भयंकर होंगे। उन्होंने राजाओं को एक टोकरी में सेब की तरह इकट्ठा किया। कुछ आसानी से गिरे, कुछ को हिलाना पड़ा और कुछ को तोड़ने के लिए डंडा चलाना पड़ा। एकीकरण की पहली चुनौती सुदूर दक्षिण से आई। त्रावणकोर रियासत, आज का केरल, के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर एक अत्यंत विद्वान लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। त्रावणकोर के पास थोरियम परमाणु खनिज के भंडार थे और इसकी स्थिति समुद्र तट पर थी। अय्यर ने घोषणा की कि त्रावणकोर एक स्वतंत्र देश बनेगा और उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बनाने और चावल के बदले थोरियम देने की गुप्त बातचीत भी शुरू कर दी थी। उन्होंने जिन्ना के साथ भी संपर्क साधा था। सरदार पटेल ने उन्हें दिल्ली बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन अय्यर अपने तर्कों और कानूनी दांव पेचों पर अड़े रहे। वे अमेरिकी तर्ज पर त्रावणकोर का संविधान बना रहे थे, लेकिन त्रावणकोर की जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। वहां की स्टेट कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने
दीवान के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ दिया। स्थिति का नाटकीय अंत 25 जुलाई 1947 को हुआ। त्रिवेंद्रम में एक संगीत कार्यक्रम के बाद जब सर सीपी बाहर निकल रहे थे तो भीड़ में से एक अनजान हमलावर कैचियसन मणि, एक सोशलिस्ट कार्यकर्ता, ने उन पर खोखरी या चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने उनके चेहरे और गर्दन पर वार किया। सर सीपी बुरी तरह घायल हो गए लेकिन बच गए। अस्पताल के बिस्तर से खून में लथपथ और जनता के आक्रोश को देखकर उनका सारा हठ टूट गया। उन्होंने तुरंत महाराजा को भारत में विलय की सलाह दी। 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह पटेल की कूटनीति और जनता के दबाव की पहली बड़ी जीत थी। त्रावणकोर के बाद एक और गंभीर संकट पश्चिमी सीमा पर उभरा। जोधपुर रियासत, जो एक विशाल हिंदू राजपूत राज्य था और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ था, के युवा और अनुभवहीन महाराजा हनवंत सिंह का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो गया। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक भयानक खतरा था। यदि जोधपुर पाकिस्तान में मिलता तो जैसलमेर और बीकानेर जैसे अन्य सीमावर्ती राज्य भी टूट सकते थे, जिससे भारत की पूरी पश्चिमी सीमा असुरक्षित हो जाती। जिन्ना ने इस अवसर को भांप लिया। उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से हनवंत सिंह को कराची बुलाया। वहां एक गुप्त बैठक में जिन्ना ने महाराजा के सामने एक कोरा कागज, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर रख दिया और अपनी कलम देते हुए कहा, आप अपनी शर्तें इस पर लिख दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। जिन्ना ने उन्हें कराची बंदरगाह के मुफ्त उपयोग, रेलवे के अधिकार और अस्त्र शस्त्र आयात करने की खुली छूट देने का वादा किया। हनवंत सिंह प्रलोभन में आ गए। वीपी मेनन को गुप्तचरों से इस बैठक की भनक लग गई। उन्होंने तुरंत सरदार पटेल को सूचित किया। पटेल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने महाराजा को दिल्ली तलब किया। पटेल ने महाराजा को राजनीतिक वास्तविकता का आईना दिखाया। उन्होंने पूछा, आपका राज्य हिंदू बहुल है। यदि कल पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए या उन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा तो आप अपनी प्रजा को क्या जवाब देंगे? और तब भारत आपकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा। साथ ही पटेल ने उन्हें भारत में भी हथियार आयात करने और अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति का आश्वासन दिया। महाराजा हनवंत सिंह दुविधा में थे, लेकिन पटेल के तर्क और जिन्ना के पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को लेकर उनके मन में डर बैठ गया। 11 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की उपस्थिति में उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन नाटक अब भी खत्म नहीं हुआ था। जब माउंटबेटन कमरे से बाहर गए तो महाराजा हनवंत सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी एक विशेष पेन के आकार की पेन पिस्टल निकाली और वीपी मेनन के सिर पर तान दी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी धौंस नहीं सहूंगा। मेनन, जो निडरता की प्रतिमूर्ति थे, अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने बेहद शांत स्वर में कहा, महाराजा, आप मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन इससे हस्ताक्षर नहीं बदलेंगे। और याद रखिए, ऐसा करके आप अपने वंश और राज्य को एक बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। तभी माउंटबेटन शोर सुनकर वापस आ गए। उन्होंने स्थिति को संभाला और महाराजा के हाथ से पिस्तौल ले ली। उन्होंने मजाक में कहा, हनवंत, यह जादू का खेल दिखाने का समय नहीं है। इस तरह एक बेहद तनावपूर्ण क्षण टला और जोधपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। ये घटना दर्शाती है कि पटेल और मेनन को किन खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। जहां अधिकांश रियासतें 15 अगस्त तक भारत में मिल गईं, वहीं 3 कांटे बाकी थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ का मामला सबसे अजीब था। जूनागढ़ गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक रियासत थी। यह चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी और इसका पाकिस्तान से कोई जमीनी संपर्क नहीं था। केवल समुद्र के रास्ते कराची से जुड़ाव था। यहाँ की 80% से अधिक जनता हिंदू थी, लेकिन शासक नवाब महाबत खान रसूल खान जी एक मुस्लिम थे। नवाब एक सन की व्यक्ति थे। उन्हें राजकाज से ज्यादा अपने 800 कुत्तों से प्यार था। उन्होंने अपने पसंदीदा कुत्तों की शादी पर लाखों रुपये खर्च किए थे और राज्य में छुट्टी घोषित की थी। नवाब के प्रशासन की बागडोर उनके दीवान सर शाहनवाज भुट्टो के हाथ में थी। भुट्टो जिन्ना के करीबी थे। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजादी मना रहा था, नवाब ने घोषणा कर दी कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान ने 13 सितंबर को इस विलय को स्वीकार भी कर लिया। यह भारत के गाल पर तमाचा था और सौराष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा। सरदार पटेल ने इसे भारत की संप्रभुता को चुनौती माना। वे जानते थे कि कानूनी तौर पर नवाब के पास अधिकार था, लेकिन नैतिक और भौगोलिक तौर पर यह गलत था। पटेल ने 2 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, उन्होंने जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी करवा दी। भारत से जाने वाला कोयला, पेट्रोल और रसद रोक दी गई। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था जनशक्ति का उपयोग।
पटेल की मौन सहमति और वीपी मेनन के मार्गदर्शन में मुंबई में जूनागढ़ के निर्वासित नागरिकों ने आरजी हुकूमत का गठन किया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के भतीजे सामलदास गांधी ने किया। 25 सितंबर 1947 को मुंबई के माधवबाग में एक विशाल जनसभा में इस सरकार की घोषणा की गई। आरजी हुकूमत ने अपनी सेना बनाई और जूनागढ़ के गांवों को एक एक करके मुक्त कराना शुरू कर दिया। नवाब की स्थिति खराब हो गई। भारतीय सेना ने भी जूनागढ़ के अधीन मंगरोल और बाबरियावाड़ जैसी छोटी रियासतों, जिन्होंने भारत में मिलने की इच्छा जताई थी, में अपनी सेना भेज दी। घबराकर नवाब अपनी बेगमों और अपने प्रिय कुत्तों को लेकर हवाई जहाज से कराची भाग गए। खजाना खाली था और प्रशासन ठप्प। दीवान भुट्टो ने अंततः हार मान ली और भारत सरकार से प्रशासन संभालने का अनुरोध किया। 9 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश किया। बाद में 20 फरवरी 1948 को एक जनमत संग्रह कराया गया। परिणाम ऐतिहासिक था। 1,90,870 वोट भारत के पक्ष में पड़े और पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट। जूनागढ़ भारत का हो गया। जूनागढ़ तो केवल एक झांकी थी, असली लड़ाई हैदराबाद में थी। हैदराबाद दक्कन के पठार पर स्थित भारत की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध रियासत थी। इसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बराबर था। इसके शासक निजाम उस्मान अली खान उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। 85% हिंदू जनसंख्या पर शासन करने वाले निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र संप्रभु देश बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में एक कैंसर, एन अल्सर इन द हार्ट ऑफ इंडिया कहा था, जिसे शल्य चिकित्सा, सर्जरी द्वारा निकालना अनिवार्य था। निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति समझौता, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया, लेकिन इसका उपयोग उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण दिया और गुप्त रूप से हथियार मंगवाने लगे। निजाम की असली ताकत थी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM और उसका नेता कासिम रिजवी। रिजवी एक धार्मिक उन्मादी था जिसने रजाकार नामक एक निजी मिलिशिया अर्धसैनिक बल तैयार की थी। रजाकारों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई थी। उन्होंने हैदराबाद राज्य में आतंक का राज कायम कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज और चश्मदीद गवाह रजाकारों की क्रूरता की गवाही देते हैं। तेलंगाना के गांवों में हिंदुओं और उदारवादी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। महिलाओं का अपहरण और बलात्कार आम बात हो गई थी। एक प्रसिद्ध पत्रकार शोएब-उल्लाह खान, जिन्होंने रजाकारों के खिलाफ लिखने की हिम्मत की, उनकी हत्या कर दी गई और उनके हाथ काट दिए गए। बैरनपल्ली और घोरटा जैसे गांवों में नरसंहार हुए, जहां सैकड़ों ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों शरणार्थी जान बचाकर पड़ोसी भारतीय राज्यों सोलापुर, विजयवाड़ा में भागने लगे। ट्रेन में सफर कर रहे भारतीयों पर भी रजाकारों ने हमले किए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू कूटनीतिक समाधान चाहते थे। वे चिंतित थे कि सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान युद्ध में कूद सकता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सकती है। लॉर्ड माउंटबेटन भी शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में थे, लेकिन सरदार पटेल का धैर्य जवाब दे चुका था। उनका मानना था कि बातचीत का समय समाप्त हो चुका है। एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में जब नेहरू ने गुस्से में कहा, तुम पूरी तरह गलत हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तो पटेल ने बहस करने के बजाय कमरे से बाहर निकलना उचित समझा। लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी नहीं रोकी। सितंबर 1948 में जैसे ही माउंटबेटन भारत से गए और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना की मृत्यु हुई, पटेल ने सही मौका देखा। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया। 13 सितंबर 1948 को तड़के 4 बजे भारतीय सेना ने मेजर जनरल J. चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो शुरू किया। इसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया ताकि संयुक्त राष्ट्र में इसे अंतरराष्ट्रीय युद्ध न माना जाए। कोडनेम पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो मैदान थे। भारतीय सेना 5 दिशाओं से हैदराबाद में दाखिल हुई। मुख्य हमला पश्चिम में शोलापुर की ओर से हुआ। निजाम की सेना और कासिम रिजवी के रजाकार, जो दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा फहराने का दम भरते थे, भारतीय शर्मन टैंकों और हवाई हमलों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पहले ही दिन नलदुर्ग और तुलजापुर पर कब्जा हो गया। रजाकारों ने छिटपुट प्रतिरोध किया, लेकिन वे पेशेवर सेना के सामने टिक नहीं सके। मात्र 108 घंटों के भीतर 17 सितंबर 1948 की शाम को निजाम की सेना के प्रमुख मेजर जनरल अल इद्रूस ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी शाम निजाम ने रेडियो पर आकर युद्ध विराम की घोषणा की।
और रजाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब सरदार पटेल हैदराबाद पहुंचे तो बेगमपेट हवाई अड्डे पर एक अभूतपूर्व दृश्य था। वह निजाम जो कभी भारत सरकार को हिकारत से देखते थे, हवाई जहाज की सीढ़ियों के पास हाथ जोड़कर सरदार के स्वागत के लिए खड़े थे। सरदार ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि हैदराबाद अब भारत का अभिन्न अंग है। इस जीत ने भारत के पेट का कैंसर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर न होने के कारण भारत मदद नहीं भेज सकता था। 25 अक्टूबर को वी. मेनन श्रीनगर गए और महाराजा से हस्ताक्षर लेकर 26 अक्टूबर की सुबह दिल्ली लौटे। 26 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली में रक्षा समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। मेनन और कर्नल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, ने रिपोर्ट दी कि हमलावर श्रीनगर के बारामूला तक पहुंच चुके हैं और हवाई अड्डे पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। स्थिति बेहद नाजुक थी। इसके बावजूद बैठक में नेहरू हिचकिचा रहे थे। वे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित थे। सैम मानेकशॉ, जो इस बैठक में मौजूद थे, ने बाद में एक साक्षात्कार में उस निर्णायक क्षण का वर्णन किया। उनके अनुसार जब नेहरू चर्चा में उलझे हुए थे तब सरदार पटेल ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने मेज पर हाथ मारकर नेहरू से कड़े शब्दों में पूछा, जवाहरलाल, तुम्हें कश्मीर चाहिए या तुम इसे खोना चाहते हो? जवाहरलाल, डू यू वांट कश्मीर और डू यू वांट टू गिव इट अवे? नेहरू ने जवाब दिया, बेशक मुझे कश्मीर चाहिए। इससे पहले कि नेहरू कोई और किंतु परंतु जोड़ते, पटेल ने तुरंत सैम मानेकशॉ की तरफ मुड़कर आदेश दिया, तुम्हें तुम्हारे आदेश मिल गए हैं। पटेल के इस त्वरित हस्तक्षेप ने जड़ता को तोड़ दिया। अगले ही दिन 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के डकोटा विमानों ने सैनिकों को श्रीनगर एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। भारतीय जवानों ने समय रहते हवाई अड्डे को सुरक्षित किया और घाटी को पाकिस्तान के हाथों में जाने से बचा लिया। यदि उस क्षण पटेल की दृढ़ता न होती तो शायद कश्मीर का इतिहास कुछ और होता। सरदार पटेल केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि एक भविष्य द्रष्टा राजनेता भी थे। वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बारीकियों को समझते थे। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उसे हड़प लिया तो नेहरू इसे शांतिपूर्ण मुक्ति मान रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई के भ्रम में थे। लेकिन पटेल ने खतरे को पहचान लिया था। अपनी मृत्यु से ठीक एक महीने पहले 7 नवंबर 1950 को उन्होंने नेहरू को एक विस्तृत और ऐतिहासिक पत्र लिखा। यह पत्र भारतीय कूटनीति के इतिहास में एक भविष्यवाणी दस्तावेज माना जाता है। इस पत्र में उन्होंने लिखा, चीनी सरकार ने शांतिपूर्ण इरादों के दावों से हमें बहलाने की कोशिश की है। मेरे विचार से चीन का अंतिम कार्य विश्वासघात, परफिडी से कम नहीं है। त्रासदी यह है कि तिब्बतियों ने हम पर विश्वास किया और हम उन्हें चीनी कूटनीति के जाल से नहीं निकाल पाए। पटेल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सदियों से हिमालय भारत का प्रहरी रहा है, लेकिन अब वह सीमा जीवंत हो गई है। उन्होंने लिखा, अब हमें अपनी सीमाओं पर 2 मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और चीन, चीनी साम्यवाद और साम्राज्यवाद का मिश्रण हमारे लिए खतरनाक है। उन्होंने मैकमोहन रेखा को सुदृढ़ करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और संचार नेटवर्क के निर्माण और सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की वकालत की। उन्होंने यह भी कहा कि चीन भविष्य में भारत की सीमाओं, विशेषकर उत्तर पूर्व के लिए खतरा बनेगा। दुखद रूप से नेहरू और उनके सलाहकारों ने इस चेतावनी को अनावश्यक भय मानकर नजरअंदाज कर दिया। 12 साल बाद 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो पटेल का एक एक शब्द सत्य साबित हुआ। जूनागढ़ के विलय के बाद 13 नवंबर 1947 को दीपावली के दिन सरदार पटेल एनवी गाडगिल और जाम साहब, जामनगर के शासक, के साथ प्रभास पाटन गए। वहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर के खंडहर देखे। यह मंदिर भारत की समृद्धि और आस्था का प्रतीक था, जिसे महमूद गजनवी और अन्य आक्रमणकारियों ने 17 बार लूटा और नष्ट किया था। खंडहरों की दयनीय स्थिति, वहां चरते जानवर और उपेक्षा देखकर सरदार का हृदय द्रवित हो गया। वे समुद्र के किनारे गए। उन्होंने अपनी अंजलि में समुद्र का जल लिया और वहीं एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। उन्होंने कड़कती आवाज में घोषणा की, आज नए साल के इस शुभ दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। यह केवल पत्थरों का निर्माण नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान का पुनरुद्धार है। सौराष्ट्र के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। यह एक पवित्र कार्य है। जब वे दिल्ली लौटे तो उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन एक शर्त रखी, मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने से नहीं बल्कि जनता के दान से होना चाहिए
ताकि यह वास्तव में जन जन का मंदिर बने। पटेल ने इसे स्वीकार किया और सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की। मुंशी को इस कार्य का दायित्व सौंपा गया। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस परियोजना से असहज थे। वे इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद मानते थे और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के नेता के रूप में इससे दूरी बनाए रखना चाहते थे। लेकिन पटेल के लिए यह धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था। दुर्भाग्य से मंदिर के पूरा होने और प्राण प्रतिष्ठा 1951 से पहले ही पटेल का निधन हो गया। लेकिन आज खड़ा भव्य सोमनाथ मंदिर उन्हीं के संकल्प की देन है। स्वतंत्रता के समय भारतीय प्रशासनिक मशीनरी आईसीएस को लेकर गहरा अविश्वास था। कई कांग्रेसी नेता आईसीएस अधिकारियों को अंग्रेजों के एजेंट मानते थे और उन्हें हटाना चाहते थे। लेकिन पटेल जानते थे कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को चलाने के लिए एक संगठित, अनुभवी और निष्पक्ष प्रशासनिक ढांचे की सख्त जरूरत है। यदि यह ढांचा टूट गया तो देश बिखर जाएगा। पटेल ने आईसीएस का बचाव किया और उसका भारतीयकरण करके उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में परिवर्तित किया। 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में परिवीक्षाधीन अधिकारियों प्रोबेशनर्स के पहले बैच को संबोधित करते हुए उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी सिविल सेवकों के लिए गीता समान है। उन्होंने कहा, अब आप किसी विदेशी शक्ति के एजेंट नहीं हैं। अतीत को भूल जाइए, अब आप भारत के सेवक हैं। एक सिविल सेवक को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही सांप्रदायिक झगड़ों में पड़ना चाहिए। आपको बिना किसी डर या पक्षपात के काम करना होगा। यदि आपके पास अपनी बात निडरता से कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं होगी तो यह संग ढह जाएगा। उन्होंने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा जो राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी देश को एक सूत्र में बांधे रखेगा। उन्होंने संविधान सभा में भी अनुच्छेद 311 के तहत अधिकारियों को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज भारत की प्रशासनिक एकता का श्रेय पूरी तरह सरदार पटेल को जाता है। 1950 तक आते आते निरंतर भागदौड़, विभाजन का तनाव और देश के पुनर्निर्माण की चिंताओं ने इस लौह पुरुष के शरीर को तोड़ दिया था। 75 वर्ष की आयु में उन्हें पेट के कैंसर और गंभीर हृदय रोग ने घेर लिया था। फिर भी वे आराम करने को तैयार नहीं थे। वे कहते थे, आराम हराम है। नवंबर 1950 में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। 12 दिसंबर 1950 को डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए बंबई ले जाया गया। पालम हवाई अड्डे पर उन्हें विदाई देने के लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू मौजूद थे। यह एक भावुक क्षण था। मानो सबको आभास हो गया था कि सरदार अब वापस नहीं आएंगे। बंबई में वे मालाबार हिल स्थित बिड़ला हाउस में रुके। 15 दिसंबर 1950 की सुबह उन्हें एक भीषण दिल का दौरा पड़ा। यह उनका दूसरा दौरा था। सुबह 9:37 पर आधुनिक भारत का निर्माता हमेशा के लिए सो गया। उनके निधन का समाचार आग की तरह फैला। पूरा देश शोक में डूब गया। बंबई की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए जो अपने सरदार को अंतिम विदाई देने आए थे। सरदार पटेल ने देश को 560 रियासतें दी, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या छोड़ा, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। मृत्यु के समय भारत के उप प्रधानमंत्री के निजी बैंक खाते में मात्र 260 रुपए कुछ स्रोतों के अनुसार थे। उनका अपना कोई मकान नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। सबसे हृदय विदारक कहानी उनकी बेटी मणिबेन पटेल की है। मणिबेन ने अपना पूरा जीवन, अपना यौवन पिता की सेवा में होम कर दिया था। वे सरदार की छाया थीं, उनकी सेक्रेटरी, उनकी नर्स, उनकी रक्षक। पिता की मृत्यु के बाद मणिबेन ने एक अनुकरणीय ईमानदारी का परिचय दिया। सरदार के पास कांग्रेस पार्टी के फंड के लिए जमा किए गए लाखों रुपए और हिसाब की किताबें थीं। मणिबेन ने वह सारा पैसा और हिसाब का थैला उठाया, दिल्ली गईं और प्रधानमंत्री नेहरू को सौंप दिया। कहा जाता है कि इसके बाद मणिबेन बिड़ला हाउस से अपना एक सूटकेस और चरखा लेकर निकली और तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर अहमदाबाद चली गईं। उन्होंने कोई सरकारी सुविधा या पेंशन नहीं ली। शेष जीवन उन्होंने खादी पहनकर और बस में सफर करके सादगी से बिताया। देश ने उस समय इस महान त्याग को भुला दिया जो एक कृतज्ञता का अध्याय था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आसमान छूती श्रद्धांजलि। सरदार पटेल के योगदान को दशकों तक वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1991 में उनकी मृत्यु के 41 साल बाद दिया गया, लेकिन समय ने उनके कद को और ऊंचा किया। 2018 उनकी 143वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर उनकी 182 मीटर 597 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। यह केवल कंक्रीट और कांसे का ढांचा नहीं है, यह उस विराट व्यक्तित्व को एक श्रद्धांजलि है जिसने भारत को बिखरने से बचाया। यह प्रतिमा एकता के उस सूत्र का प्रतीक है जिसे पटेल ने बुना था। आज भारत सरकार उनकी 150वीं जयंती 2025 को भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर रही है। सरदार ही 150 के तहत देशव्यापी पदयात्राएं, एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी और विशेष स्मारक सिक्कों का विमोचन किया जा रहा है। केवड़िया अब एकता नगर बन चुका है जो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे एक स्टेट्समैन और भारत की एकता के शिल्पी थे। यदि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक आत्मा थे और नेहरू उसकी वैश्विक आवाज, तो पटेल उसकी फौलादी भुजाएं और मेरुदंड थे। उन्होंने हमें वह भौगोलिक नक्शा दिया जिसे हम आज गर्व से भारत कहते हैं। सोचिए, अगर पटेल ना होते तो आज हमें सौराष्ट्र के शेरों को देखने के लिए जूनागढ़ का वीजा लेना पड़ता, चार मीनार देखने के लिए हैदराबाद के दूतावास में लाइन लगानी पड़ती और कश्मीर शायद हमारे नक्शे का हिस्सा ही ना होता। उन्होंने बिना किसी बड़े रक्तपात के, बिना किसी युद्ध के हैदराबाद को छोड़कर 565 राजाओं को अपना ताज भारत के चरणों में रखने के लिए मजबूर कर दिया। यह विश्व इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। जब भी हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेरोक टोक यात्रा करते हैं, जब भी हम एक संप्रभु और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस एकता की नींव में एक बूढ़े, बीमार लेकिन वज्र जैसे कठोर इरादों वाले व्यक्ति का पसीना और त्याग मिला हुआ है। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने जिस भारत को जोड़ा वह आज भी अडिग खड़ा है, उनके फौलादी संकल्प की तरह। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और इस देश में कोई भी अन्न के लिए आंसू न बहाए। यही सरदार पटेल का सोच था। आज का भारत उन्हें नमन करता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में सरदार पटेल के लिए गर्व की लौ और तेज कर दी हो, अगर इस कहानी ने आपको महसूस कराया हो कि एक इंसान का संकल्प पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है, तो रुकिए मत, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सरदार पटेल की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। और हाँ, अगर आज की यात्रा आपको छू गई हो तो शहीद ए आजम भगत सिंह पर बना अगला वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। वो वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय सरदार।